ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बिहारी लाल शास्त्री इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। कल हम विशेषण के बारे में जान रहे थे। जो बातें जानी हल्की सी पुनः दोहरा देता हूँ। हमने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को ही विशेषण मानेंगे, क्रिया शब्द की विशेषता को विशेषण नहीं मानेंगे। फिर हमने जाना विशेषण के भेद, 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में से हमने गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट करने वाले शब्दों को माना। परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल को परिमाणवाचक विशेषण कहा और उसके 2 भेद जाने, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने, अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्या। निश्चित संख्या में हमने पुनः जाना था कि इसके 4 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक में समुदाय के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द समूहवाचक विशेषण माने हमने। आज हम जानेंगे विशेषण के अगले भेद, संकेतवाचक विशेषण को। संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, जैसा कि हम इसकी परिभाषा में जानते हैं कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए हो जाए तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। और सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण ही संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसमें ज्यादा विस्तार में न जाके केवल इतनी बात दिमाग में बैठा लो कि यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के लिए हो गया, जैसे वह बालक, वह शब्द का प्रयोग बालक के लिए, यह पुस्तक, यह शब्द का प्रयोग पुस्तक के लिए, जो गाय, जो शब्द का प्रयोग गाय के लिए। इसी तरह ये बच्चे, ये शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए हो जाए तो आप उसको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण नाम देंगे। अब बात आई व्यक्तिवाचक विशेषण की। व्यक्तिवाचक विशेषण, ये विशेषण का 5वां भेद माना जाता है। अब इसमें हमारे सामने विद्वानों के द्वारा दी गई बात को प्रमाण मानकर इसे 5वां भेद माना जाता है। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब प्रत्यय जुड़कर विशेषण बन जाते हैं तो उन्हें
व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण की ये परिभाषा है। अब कैसे बनते हैं? जैसे जयपुर संज्ञा भेद के अंतर्गत जानेंगे तो किसी एक के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ दें जयपुरी, प्रत्यय जोड़ दिया हमने ई और बन गया जयपुरी। अब जयपुरी शब्द जयपुर विशेषण नहीं था लेकिन जयपुरी विशेषण है। ऐसा कोई भी शब्द जिसका प्रयोग अन्य संज्ञा के लिए हो जाए वो विशेषण ही होगा। जैसे जयपुरी, पगड़ी, इसी तरह भारत शब्द है, एक देश का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें हमने ईय प्रत्यय जोड़ दिया, भारतीय, आदमी या भारतीय मिठाई, कुछ भी जिसका किसी भी संज्ञा के लिए भारतीय शब्द का प्रयोग कर दो, भारतीय विशेषण बन गया। और भारत शब्द से बनने के कारण भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। अब समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि जब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषणों को व्यक्तिवाचक विशेषण भेद में रख दिया तो फिर जातिवाचक संज्ञा से भी विशेषण बनते हैं, भाववाचक संज्ञा से भी विशेषण बनते हैं, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनते हैं। अनेक शब्द हैं जो प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बन जाते हैं। अव्यय शब्द भी प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन जाते हैं। तो फिर हम उनको विशेषण के भेदों में क्यों ना रखें? तो इस समस्या का समाधान हमें मांगना चाहिए, लेकिन जैसा हमने सरकारी पुस्तकों में दिया गया है हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। अब विशेषण के भेद अगर इस तरह से बनाते चले जाएंगे तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार हमें विशेषण के 5 भेद ही मानने होंगे। और जो शेष बिंदु है जैसे जातिवाचक संज्ञा से, तो हमारा एक बिंदु आता है जो छात्रावास अधीक्षक एलडीसी कोर्ट में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, उसके अंतर्गत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए, ऐसे जातिवाचक संज्ञा में शहर शब्द आ गया, ग्राम शब्द आ गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। उससे ग्रामीण, शहरी यानी ग्रामीण व्यक्ति, शहरी आदमी, तो वो जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण। भाववाचक संज्ञा में सुख, दुख, क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इनसे सुखी, दुखी, क्रोधित ये विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अन्य संज्ञा के लिए हो सकता है। सुखी आदमी, क्रोधित आदमी आदि। ठीक है। अब ये हमने विशेषण के सामान्य भेदों के बारे में जाना, लेकिन विद्वान एक भेद समूह विभागवाचक विशेषण भी मानते हैं। तो विभागवाचक विशेषण क्या है? इसमें कोई बहुत विस्तार नहीं है। विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत केवल 2 शब्द आते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक,
अब इनका प्रयोग संज्ञा शब्द के लिए हो सकता है, जैसे प्रत्येक बालक, हर एक आदमी। तो यहां प्रत्येक और हर एक विभागवाचक विशेषण माने जाते हैं। विशेषण में हम सामान्य बातें जान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें विशेष होती हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है प्रविशेषण। प्रविशेषण भी पूछ लिया जाता है, तो प्रविशेषण के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि प्रविशेषण क्या है। जिस तरह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता विशेषण है, उसी तरह विशेषण शब्दों की विशेषता प्रविशेषण कहलाती है। अब विशेषण शब्दों की विशेषता कैसे, तो आपको ध्यान रखना है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के लिए हो वो शब्द विशेषण है। तो जिस शब्द का प्रयोग विशेषण शब्द के लिए हो गया, आप उसको प्रविशेषण मानेंगे। जैसे हमने कहा कि सुंदर पक्षी, यहां पर सुंदर पक्षी की विशेषता है, तो सुंदर क्या है, विशेषण। और अगर हम कह दें कि बहुत सुंदर पक्षी, बहुत सुंदर पक्षी हमने कहा, तो यहां पर पक्षी संज्ञा, संज्ञा की विशेषता विशेषण, और यहां बहुत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, यहां बहुत शब्द पक्षी के लिए नहीं है, बहुत शब्द सुंदर के लिए आया है। तो बहुत शब्द को हम कहेंगे प्रविशेषण। लेकिन ध्यान रहे, सुंदर से पहले बहुत आ गया, हर स्थिति में इसको प्रविशेषण नहीं मानोगे। जैसे हमने कहा मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, इसमें तो बहुत प्रविशेषण है, लेकिन कहा कि बालक बहुत सुंदर नाचा। अब रट्टा मारने वालों में ये सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या कि ऊपर पढ़ा बहुत सुंदर, बहुत प्रविशेषण है, यहां नीचे पढ़ा बहुत सुंदर, तो यहां पर भी बहुत को अगर आपने प्रविशेषण मान लिया तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि विशेषण की विशेषता प्रविशेषण होती है। यहां पर सुंदर क्या है, क्रिया विशेषण है। सुंदर क्रिया विशेषण है, नाचना क्रिया की विशेषता है। बालक बहुत सुंदर नाचा, यहां सुंदर बालक को नहीं कहा, सुंदर नाचना क्रिया को कहा है। तो सुंदर क्रिया विशेषण। तो जिस तरह प्रविशेषण होता है उसी तरह, जैसे विशेषण की तरह क्रिया विशेषण, अंतर क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण। इसी तरह यहां सुंदर संज्ञा की विशेषता विशेषण, यहां सुंदर क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। बिल्कुल इसी तरह विशेषण की विशेषता प्रविशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता प्रक्रिया विशेषण होती है। इस बात को भी दिमाग में रखना जरूरी है कि विशेषण की विशेषता प्रविशेषण मानेंगे तो क्रिया विशेषण की विशेषता प्रक्रिया विशेषण होगी। अब हम जानेंगे विशेषण की अवस्थाओं को। अब बहुत सारे विद्यार्थी विशेषण पढ़ लेंगे और विशेषण की अवस्थाओं पर ध्यान नहीं देते।
कहते हैं कि हमने तो ये बिंदु सुना ही नहीं, कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो विशेषण की अवस्थाएं ये कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा बिंदु नहीं है। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। एक मूल अवस्था, 2 उत्तर अवस्था, 3 उत्तम अवस्था। अब ये विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, लगभग जिसने 10वीं कक्षा को पास कर लिया वो सभी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने हिंदी में इसको जानने की कोशिश नहीं की। अंग्रेजी भाषा में हमने इनको सीखा और अंग्रेजी में पता चलते कि अच्छा ये बात है, तो तुरंत पता चल जाता है। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ये पढ़ी हुई होती है। तो इस तरह तुलनात्मक अध्ययन से तुरंत अंग्रेजी वाली बात तुरंत दिमाग में आ जाती है कि ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे कि अंग्रेजी में बोलते कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में क्या है? कंपैरिजन करना, किन्हीं 2 वस्तुओं में तुलना करना, एक के साथ एक की तुलना करना। तो एक बार परीक्षा में प्रश्न बन के आया था कि विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कौन सी है, तो उत्तर अवस्था को ही तुलनात्मक अवस्था कहा जाता है। हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें तो कंपटीशन के हिसाब से, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के हिसाब से तैयारी करनी है। और अगर कोई विद्यार्थी रट्टे की बजाय ये जानता हो कि ये है क्या और उन शब्दों के आधार, आप अक्सर बोलते रहते हो कि आप मेरे उसके साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, उसके साथ कैसे, तो कंपैरिजन यानी कि तुलना, और अवस्था में पढ़ लो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो बात वही के वही है। तो हमें इस तरह से भी तैयारी करनी चाहिए। अब इन तीनों अवस्थाओं को हम जानेंगे कैसे? पहले जैसे हमने कहा सुंदर, मूल अवस्था में सुंदर ही रहेगा। उत्तर अवस्था में उससे सुंदर, उससे एक वचन है यानी किसी एक से सुंदर। और यहां हमने कह दिया सबसे सुंदर, तो यहां सुंदर मूल अवस्था है, यहां 2 में तुलना हो रही है, यहां सुपरलेटिव यानी सबसे श्रेष्ठ बताया गया, सबसे सुंदर बताया गया, तो यहां उत्तम अवस्था हो गई। और इसी तरह तुलनात्मक अवस्था में सुंदरतर का भी प्रयोग हो सकता है और उत्तम अवस्था में सुंदरतम शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। तो यहां किसी एक से गुण को ज्यादा बताया जा रहा हो तो वहां उसकी अवस्था क्या होगी? उत्तर अवस्था। और बहुत सारों से किसी गुण में श्रेष्ठ बताया जा रहा हो तो उत्तम अवस्था होगी। अब हमारे सामने समस्या क्या आती है? हमारे सामने समस्या आती है कि विशेषण की अवस्था को पहचानने में पता होते हुए भी पुनः गलती कर देते हैं। कैसे गलती? जैसे हमने कहा कि राधा बहुत ज्यादा मोटी है। यहां विशेषण शब्द है मोटी, राधा की विशेषता है। लेकिन यहां हमसे पूछ लेते हैं कोई 4 वाक्य दे करके
कि इसमें विशेषण शब्द की कौन सी अवस्था है, तो यहां विशेषण की मूल अवस्था है। अब मैंने मूल अवस्था का, बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि बहुत ज्यादा मोटी गाय, ये तो उत्तम अवस्था होनी चाहिए। नहीं, राधा को बहुत ज्यादा मोटी गाय, ना किसी एक से ना बहुतों से, इसीलिए ये मूल अवस्था ही मानी जाएगी। उत्तर अवस्था के लिए राधा गीता से बहुत ज्यादा मोटी है, तो यहां पर भी मोटी विशेषण है। विशेषण राधा गीता से बहुत ज्यादा मोटी है, किससे? किसी एक के साथ तुलना की जा रही है, तुलनात्मक अवस्था, तो यहां उत्तरावस्था। इसी तरह राधा सभी लड़कियों से बहुत ज्यादा मोटी है, तो यहां पर भी मोटी विशेषण है, लेकिन यह विशेषण की अवस्था होगी उत्तमावस्था। तो यहां केवल बहुत ज्यादा शब्द को देख करके उत्तम अवस्था कहने की गलती नहीं करनी। यहां हमें मानना है कि यहां केवल मोटी कहा गया, ना किसी एक से ना बहुतों से। यहां मोटी विशेषण है, तो यहां गीता से एक से तुलना की जा रही है, तो ये उत्तर अवस्था, और यहां सभी लड़कियों से यानी बहुतों में से एक को चुना जा रहा है, तो वो उत्तम अवस्था मानी जाएगी। इसके बाद हम प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेदों को अगले कालांश में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।